जहां शादी के 15 दिन में पत्नी ने पति का मर्डर करवा दिया। प्रगति यादव नाम की लड़की ने, जिसकी 15 दिन पहले शादी हुई थी, अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। जिस गांव में शादी हुई वहीं के अनुराग से इसका अफेयर चल रहा था। शादी के बाद अनुराग से मिल नहीं पा रही थी प्रगति, और प्रगति ने अनुराग की हेल्प से ये खौफनाक कदम उठाया। 15 दिन पहले शादी हुई, अपने पति को ही इस लड़की ने मरवा दिया। प्रगति ने जेवर बेचकर बॉयफ्रेंड को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने 2 लाख में दिलीप की हत्या की सुपारी दी। सुपारी किलर रामजी नागर को हायर करके हत्या करवाई गई। पुलिस ने आरोपी प्रगति, अनुराग और सुपारी किलर को पकड़ लिया है। मेरठ वाली मुस्कान से भी 2 हाथ आगे निकली है औरैया की लड़की प्रगति, जिसने अपनी शादी के 15 दिनों के बाद ही अपने पति का मर्डर करवा दिया। तो ये दोनों ही घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है। एक घटना तो आप देख रहे होंगे मेरठ की है, जहां पर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो सामाजिक रिश्तों का ताना बाना है वो टूट ही क्यों रहा है। और अगर आपको कोई विशेष व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मर्डर, इस तरह की घटनाएं जो समाज में घट रही है, वाकई में बहुत गंभीर सवाल है इन दोनों ही घटनाओं ने। और मुस्कान जिसका जिक्र हो रहा है, देश के हर घर में हर एक व्यक्ति बड़ी ही घृणित नजर से देख रहा है मुस्कान को। उसके बाद औरैया से यह सनसनीखेज खबर आती है जो वाकई बहुत सारे सवाल खड़े करती है। प्रदेश के औरैया जनपद में आज एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 15 दिन की ब्याही लड़की ने अपने पति की हत्या करा दी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से। उसने 2 लाख रुपए में सुपारी देकर। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं औरैया पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर संगर जी से। सर, क्या है पूरा मामला? दिनांक 19/3/2025 को थाना सहार में एक अज्ञात व्यक्ति का बॉडी घायल अवस्था में गेहूं का खेत से मिलने का सूचना 112 पर प्राप्त हो गया था। उनको तुरंत ही पुलिस द्वारा इलाज हेतु भेजा गया था, जहां पर 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इस पूरे विषय पे मुकदमा अपराध संख्या 44/25 थाना सहार में पंजीकृत किया था, जो एकदम अज्ञात के खिलाफ था। इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा आज सहार और एसओजी का संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। मृतक व्यक्ति का नाम दिलीप यादव था। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा हम लोग लगाया गया सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हाइड्रा के पीछे 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल में कर रहा था, और बाद में उनके साथ मृतक जो है साथ में बैठ के चला गया था। मुखबिर तंत्रों से माध्यम से हम लोग उसमें से एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, जिसके नाम रामजी नागर है, और मुखबिर तंत्रों से ही हम लोग सूचना मिलने पर उनको आज अर्ली मॉर्निंग 12:40 पर एक सहयोग के साथ गिरफ्तार किया गया। जब पूरा हम लोग उसमें छानबीन किया, ये पता चला कि जो मृतक दिलीप यादव है, उनका मर्डर अपना ही पत्नी प्रगति यादव द्वारा प्लान किया गया था, उनका प्रेमी अनुराग यादव के माध्यम से। इस पूरा मामला में तीनों लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। तीनों लोगों के अलावा भी इस विषय पे जो लोग हैं वो लोग आइडेंटिफाई हो गया है, जिसका नाम अभी इस समय गोपनीय रखा जा रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई है, ये भी देखा जा रहा है। तीनों को न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधि कार्य किया जा रहा है। भारत समाचार के लिए औरैया से राहुल तिवारी। और ये दोनों वाकई में बहुत बड़ी खबरें हैं। एक मेरठ की खबर है जिसमें पूरे देश भर में जिक्र हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आखिरकार जो रिश्ते हैं उनका ताना बाना क्यों टूट रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है हमारे समाज में। एनालिसिस लगातार हो रहा है। संवाददाता जुड़ चुके हैं औरैया से हमारे साथ इस खबर पर, उनसे अभी बातचीत करेंगे। और मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ औरैया से राहुल तिवारी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शुरुआत करते हैं राहुल आप ही के साथ। राहुल, आपने पूरा घटनाक्रम देखा, मेरठ वाली खबर जिसने पूरे देश भर में सनसनी फैला दी, उत्तर प्रदेश भर में पूरी चर्चा हो रही थी, वो खबर अभी लोगों के जहन से उतरी नहीं थी। दूसरी सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, आपसे जानेंगे। आपको बता दें कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता एक जो है दुनिया में सबसे बड़े विश्वास का रिश्ता होता है, और यहाँ जो है विश्वास को जो है कत्ल कर दिया गया, पति का भी कत्ल कर दिया गया। और देखा ये गया है कि इसमें उस जो लड़की थी जिसे उसने हत्या कराई है, प्रगति, उसकी शादी की महज 15 दिन हुए थे, और उसके द्वारा पहले से ही प्लान कर लिया गया था। शादी के पहले से उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी जिससे उस व्यक्ति की जो लड़का था दिलीप यादव, उसकी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली जाए उसकी हत्या के बाद, और अपने आशिक के साथ आराम से अपना जीवन गुजारा जाए। इसी के चलते उसने शादी की थी, और शादी में ही वो एक जहर की डिब्बी लेके आई थी,
लेकिन उसने जहर इसलिए नहीं पिलाया। जो उसने पुलिस को जांच में बताया है कि जहर कड़वा होगा और वो जान जाएगा तो अभी उसका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने अपने आशिक के जरिए 2 लाख रुपए में एक कातिल हायर किया और उस कातिल को व्हाट्सएप कॉल करके स्वयं ही लोकेशन दी और अपने पति की हत्या करा दी। बिल्कुल, अब बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं, जिस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है इन घटनाओं पर। मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आप भी देख रहे होंगे हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और सब में एक सनक जो दिखी है, सनक के चलते हत्याएं करवा दी गई हैं। आपने भी देखे होंगे तमाम घटनाक्रम, एनालिसिस चल रहा है इन खबरों पर। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो रिश्ते हैं ये इतने नाजुक इनकी डोर है कि लोग एक झटके में ही कत्ल कर दे रहे हैं। देखिए, जो खून के रिश्ते हैं उनके कत्ल बहुत सारे देखे गए और इस तरह की घटनाएं भी नहीं हैं। जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनमें भी इसी तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन पहले ये घटनाएं रेयर हुआ करती थी। स्वाति, आप जानती होंगी कि करीब 1 से 1.5 दशक पहले तक जो तलाक है उसको भी बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। ये माना जाता था कि एक बार जो शादी का रिश्ता जुड़ गया तो पूरे जीवन भर के लिए है, और अगर कोई उसमें तलाक लेता था तो वो एक क्रिटिसिज्म के घेरे में आता था समाज में। लेकिन पिछले कुछ सालों में समाज ने उसको भी स्वीकार किया और ये माना कि अगर वैवाहिक संबंध कोई जुड़ गया है और वहाँ कोई तकलीफ हो रही है तो आसानी से उससे निजात पाई जा सकती है, चाहे वो सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके जरिए से ही, सामाजिक समझौते के जरिए से ही, घर के जो लोग बैठ जाते हैं उनके बीच में जो बातचीत हो जाती है तब समझौता हो जाता है, और फिर जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें भी समझौता होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो लोग हैं उनके साथ भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं और लगातार आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इन वैवाहिक संबंधों में विश्वासघात करके और कत्ल किए जा रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। सवाल ये भी है कि जो जनरेशन अब इन अपराधों में लिप्त हो रही है उसको किस तरीके का पाठ पढ़ाया गया है, वो जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह से जो रिश्तों की अहमियत है वो घट रही है, खास करके जो वैवाहिक संबंध हैं। और ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति समाज से दूर रह रहा है और वो इन संबंधों को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पा रहा हो। आप देखेंगे कि घर में सबसे पहला जो संबंध बच्चा देखता है वो माँ और पिता का होता है। वो देखता है कि किस तरीके से एक शादी के बंधन में बंधे हुए माँ पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और जितनी भी सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनका भी निर्वहन करते हैं। लेकिन वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है मगर नहीं सीख पाते। और ऐसी भी दिक्कतें आई हैं कि अगर माता पिता के वैवाहिक संबंध खराब होते हैं तो उसका असर निश्चित तौर पर बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो मन में एक धारणा बना लेता है कि जो ये वैवाहिक संबंध है ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो उस समय सामने आती हैं जब बच्चों के जो कटु अनुभव हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़कर वही इन अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। मुस्कान, साहिल और जो सौरभ का प्रेम त्रिकोण है वो मेरठ में एक बहुत बड़ी नजीर बन के सामने आया है, खास करके जिस तरीके से सौरभ को ब्रूटली मर्डर किया गया। कुल मिलाकर अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जो समाज शास्त्री हैं, समाज के लोग हैं, खास करके जो अपराधी इन अपराधों में मिल रहे हैं, उनसे पहली जनरेशन वाले लोग हैं, उनको ये सोचना होगा किस तरीके से अपने बच्चों को माइंड मेकअप है वो किए जाएं और शादी करने से पहले कम से कम उनको इतनी तसल्ली तो दी जाए कि एक बैकअप जैसा रहे। अमूमन ये देखा गया है, आप देख लीजिए मुस्कान वाले मामले में कि जो शादी उसने सौरभ से की उसमें परिवार के विरुद्ध जाकर शादी की और परिवार का किसी तरीके का कोई बैकअप नहीं था। इसीलिए जो संबंध है वो आगे दोनों परिवारों के साथ जो दंपति थे मुस्कान और सौरभ उनके बहुत अच्छे नहीं रहे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसीलिए जब सौरभ लंदन गया तो उसने स्पेस पाया और साहिल के साथ अपना दूसरा रिश्ता जोड़ लिया। तो जो रिश्तों की अहमियत है वो लगातार खत्म हो रही है, खास करके जो पति पत्नी की रिश्ते की अहमियत है वो खत्म हो रही है। तो इस पर बहुत ज्यादा विचार की आवश्यकता है। नरेंद्र, ये भी देखने को मिल रहा है चूंकि हम सोशल मीडिया जमाने में जी रहे हैं, संवादहीनता बढ़ रही है हमारे बीच में, रिश्तों की डोर इसीलिए शायद और कमजोर हो रही है। आपने जिक्र किया कि 1 दशक पहले तलाक को बड़ी खराब नजर से देखा जा रहा था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज में नैरेटिव सेट हो रहा है कि ये तलाक लेना ठीक नहीं है, भले ही आप हत्या कर दीजिए या दूसरी जगह दूसरे कुछ कारण और हो सकते हैं, इसको फिर भी इंसान ठीक नजर से देख रहा है, लेकिन तलाक को बहुत खराब नजर से देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बदला जाना भी बहुत जरूरी है सोसाइटी में। जी
स्वाति वहां पर जो स्वार्थ है, जो लोग रिश्तों से निजात पाना चाहते हैं, अगर उनके रिश्ते स्वस्थ नहीं हैं और वो वहां पर निजात पाना चाहते हैं उस रिश्ते से, तो वहां पर अगर किसी का स्वार्थ जुड़ेगा कुछ और अचीव करने का, वो एलिमनी मनी जो मिलता है उसके अतिरिक्त अगर वो कुछ और अचीव करना चाहते हैं, तो वहां निश्चित तौर पर इस तरीके के जो अपराध है वो सामने आएंगे। जो सौरभ और मुस्कान का मामला है उसमें ये देखा गया कि सौरभ जो है 2021 में जो तलाक का केस है वो फाइल किया था, लेकिन वो तलाक लेना नहीं चाहता था मुस्कान से। तो इस तरह की जो कहें कि एक रोड़ा बन के खड़े हो जाना रिश्तों के बीच और रिश्तों को ढोना, ये भी कहीं ना कहीं अपराध का कारण बनता है। दूसरी तरफ जिस तरह की बात अभी हमारे साथी राहुल तिवारी ने बताई कि जो प्रगति और दिलीप वाले जो संबंध हैं उसमें जिस तरीके से कत्ल कराएगा, उससे पीछे मंशा ये थी कि वो दिलीप की जो संपत्ति है उसको हड़प कर जाना चाहती थी। तो इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के अपराध भी होंगे। लेकिन अब समाज ने स्वीकार लिया है कि चाहे लाखों करोड़ों रुपया हमने ऐसी शादियां देखी हैं वहां खर्च हुआ है, मगर एक टेबल पर बैठकर ये सारी चीजें निबट गई हैं और जो रास्ते हैं पति पत्नी के दोनों अलग अलग हो गए हैं। कि इन केसेस में चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जिम्मेदारी उनकी होती है। डॉक्टर देवाशीष मनोचिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। देवाशीष शुक्ला जी, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे, ये घटनाएं जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रही हैं, कई एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, टफ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मामले इतने ज़्यादा खिंचते चले आते हैं कि एक सनक हो जाती है इंसान के मन में। ऐसे मामलों में आप क्या देख रहे हैं? उतनी घटनाएं घटित हुई, पूरी सीरीज आई, एक और घटना इसी तरह से आ गई औरैया से, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मर्डर कर दिया। इसको कैसे देखें? देवाशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत इस पर लगातार चल रही है और अब बड़ी बात यह है कि इस पर एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और देखिए, सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि हमारी जो जुडिशरी है वहाँ की इतनी जटिल प्रक्रिया है। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राहुल, इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? चूंकि ये मामला वाकई में बहुत सनसनीखेज है, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? बताया ये भी जा रहा है कि अपने पति का मर्डर करवाने के बाद महिला उसी घर में रही और किसी को शक तक नहीं हुआ कि एक महिला ने, जो उसकी पत्नी है, वो ऐसा करवा सकती है। जी, आपको बता दें कि शादी के बाद 15वें दिन लड़के की हत्या करवा दी गई थी, जिसके बाद लगातार जो ये प्रगति थी अपने ससुराल में ही रह रही थी और उसके हाव भाव और किसी भी क्रियाकलाप से उनके परिजनों को शक नहीं हुआ कि इस घटना को इस लड़की द्वारा कराया गया या इसका कोई हाथ हो सकता है। क्योंकि नई बहू थी, 15 दिन शादी के हुए थे, तो कोई ज्यादा लोगों से, बाहर के लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता, बाहर निकलना भी नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, आपके पास मैं आ रही हूँ। देवाशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक। देवाशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। देवाशीष जी, एक सीरीज हो गई है अतुल सुभाष के बाद, ऐसे जो केसेस है लगातार सामने आ रहे। उस दिन भी जब हम लोग इस पर विश्लेषण कर रहे थे, आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, औरैया से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर 2 लाख में 15 दिन पहले महज शादी हुई और अपने पति की हत्या करवा दी एक पत्नी ने। क्या मनोवैज्ञानिक कारण मानते हैं इन घटनाओं के पीछे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो समाज में इस तरह की परिस्थितियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, इसमें बहुत ही आवश्यक है अब कि रिश्तों को कोई एक नया मुकाम देने के लिए पहले बहुत गंभीरता से सारी चीजों को दोनों परिवार को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मान के चले कि जिस तरीके से चीजें आज के समाज में डेवलप हो रही हैं, उसमें दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होना, दूसरे की तरफ एक इमोशनल हो जाना, ये सब बड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर आजकल लोगों का है। तो इसमें 2 परिवार अगर आपस में एक हो रहे हैं, शादी ब्याह की बात चल रही है, तो उसमें जल्दीबाजी कतई नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे से असेसमेंट करके सारी चीजों की और रजामंदी के साथ ही होने की जरूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर किसी का पहले से ही मन अगर नहीं है तो फिर शादी जबरदस्ती करा के इस तरीके के रिश्तों में समस्याएं आती हैं। और लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कि कोई अपने पति का मर्डर करा दे रहा है या ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस लेवल पे चीजों को फीड कर दिया गया है कि लोग चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामाजिक स्तर क्या है, लोग क्या सोचेंगे, क्या भविष्य होगा, जीवन भर जेल में रहेंगे।
इन सब चीजों को बिना दिमाग में लाए आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक मनोविकृति की ओर इशारा कर रही है, जो समाज में धीरे धीरे बहुत अपनी पैठ बनाती जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यकता है सोचने की, विचारने की ऐसी घटनाओं के बारे में कि आखिरकार समाज हमारा किस तरफ जा रहा है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति लोगों को सुधारने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए देवाशीष शुक्ला जी। तो 2 लाख में दिलीप की हत्या की सुपारी दी गई पत्नी के द्वारा महज 15 दिन पहले जब शादी हुई, और उसके बाद पत्नी ने ही इस घटना को खारिज किया। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उधर दिल्ली में आज सपा सांसदों की बैठक संसद भवन में शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में सपा के सभी सांसद मौजूद हैं। सपा सांसदों की संसद भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। सपा के सभी सांसद इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक चल रही है। बैठक में सपा के सभी सांसद मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सपा सांसदों की संसद भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। स्वाति, आज ये बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त समाजवादी पार्टी की, क्या रणनीति बन रही है इस वक्त? देखिए, अभी संसद का सत्र चल रहा है और बैठक समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों के इस वक्त संसद भवन में चल रही है और खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को ले रहे हैं, क्योंकि संसद सत्र में किस तरह से आने वाले दिनों में सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर रणनीति अखिलेश यादव सभी सांसदों के साथ बना रहे हैं। और इस बैठक में लोकसभा के समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हैं, राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद हैं और आगे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, सरकार को किस तरह से घेरा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस सत्र में सरकार जो है वो आने वाले दिनों में वक्फ बिल को भी पेश कर सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर रणनीति समाजवादी पार्टी की ओर से इस वक्त बनाई जा रही है और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बैठक को इस वक्त संसद भवन में ले रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखिए, ये जो दूसरा चरण जिसमें चल रहा है, विपक्ष की भी पुख्ता रणनीति नजर आ रही है। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी अपनी पुख्ता रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की जो पुख्ता स्ट्रेटजी है वो संसद में सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, आगे को लेकर ही रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और अभी लंबा वक्त है संसद के सत्र में। ऐसे में आगे किस तरह से सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसी को लेकर अपने सभी सांसदों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की होगी, इसको लेकर बैठक में चर्चा हो रही है और सभी सांसद मौजूद है। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, और आगे को लेकर जो है वो अखिलेश यादव रणनीति तय कर रहे हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरना है, और अगर बिल पेश की जाती है तो उस मुद्दे पर सरकार को किस तरह से घेरा जाए। एक रोड मैप समाजवादी पार्टी का क्या होगा आने वाले दिनों में, जो संसद का सत्र चल रहा है इस वक्त, उसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। और 9:45 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और अभी भी लगातार अखिलेश यादव अपने सांसदों की बैठक इस वक्त ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका स्वाति, जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक चल रही है सपा सांसदों की संसद भवन में। और बढ़ते आगे, लखनऊ में अभिषेक प्रकाश मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर कसा है शिकंजा। लखनऊ पुलिस ने दस्तावेजों को तलब किया। ईडी की जांच लगातार चल रही है। उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से 5% कमीशन मांगा गया। सरकार ने दिया आदेश, दस्तावेज भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। ये जो दस्तावेज हैं वो अब ईडी को सौंप दिए जाए और जल्द ही जांच की आज तमाम बड़े अफसरों तक पहुंचेगी। प्रवर्तन जल्द ही इसमें अभिषेक प्रकाश को समन भी जारी करने वाला है। अभिषेक के सारे मामले में जांच एजेंसी को सौंपे जाएगी। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले की जो आज है और अफसरों तक पहुंचेगी। ईडी जल्द ही अभिषेक प्रकाश को समन करने वाली है। तो जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई हुई है, अभिषेक के सारे मामले जांच एजेंसी को सौंपे जाएंगे, ये लगभग तय है।
अभिषेक प्रकाश जो कि कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं, जिलाधिकारी भी रह चुके लखनऊ में। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लखनऊ पुलिस से दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं। प्रवर्तन की जांच शुरू हो चुकी है इस मामले में। उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से 5% कमीशन मांगा जाता था इनकी तरफ से। अब ये माना जा रहा है कि कुछ और जो अधिकारी हैं, जो और अफसर हैं, वो इसके लपेटे में आ सकते हैं। जल्द ही जो जांच की आंच है दूसरे अफसरों तक पहुंचेगी। उनकी भूमिका क्या रही है इसमें, इस पर भी बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और अब बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी को जो सारे दस्तावेज हैं अभिषेक प्रकाश से जुड़े वो सौंप दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभिषेक प्रकाश मामले में, चूंकि खुद सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जिस तरीके से करतूत सामने आई है अभिषेक प्रकाश की, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले में माना जा रहा है। बढ़ते आगे, महाराजगंज में भाई ने ही भाई की जान ले ली। छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बहस हुई थी, उसके दौरान नशे में मौत की घाट उतार दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान बड़े भाई ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के परतावल वार्ड का ये मामला है जहां पर हत्या हुई है। बहस के दौरान नशे में उतारा गया और वहीं उपचार के दौरान बड़े भाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के परतावल वार्ड का ये मामला है जहां पर हत्या की गई है। भाई ने ही भाई की जान ले ली है। महाराजगंज से ये बड़ी खबर है। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से मौत की घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि बहस हुई और उसके दौरान हत्या कर दी गई। उधर मथुरा में कृष्णानगर चौकी पुलिस और आगरा एनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। इसमें 162 ग्राम हेरोइन और 469 ग्राम स्मैक मिली है। हेरोइन स्मैक की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। शातिर तस्कर की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। कृष्णनगर चौकी क्षेत्र के माल गोदाम रोड से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नशे के खिलाफ एनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, वहां की पुलिस और एनटीएफ की। कृष्णानगर चौकी क्षेत्र के माल गोदाम रोड से गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस को काफी लंबे समय से इनकी तलाश थी। कृष्णानगर चौकी पुलिस और आगरा एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 162 ग्राम हेरोइन, 469 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। स्मैक हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह को अरेस्ट किया गया है। शातिर तस्कर की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। कृष्णानगर चौकी क्षेत्र के माल गोदाम रोड से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। और अगली खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। होमगार्ड की खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि टहलने के लिए निकला था होमगार्ड, हत्या करके लाश को फेंके जाने की आशंका है। एएसपी फोर्स के साथ घटनास्थल पर खुद पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जेठवाड़ा थाना के नगरिया कानूपुर की घटना बताई जा रही है। हत्या करके शव को खेत में फेंके जाने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस कर रही है। जेठवाड़ा थाने के नगरिया कानूपुर की घटना है। जेठवाड़ा पर सुबह 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड की खेत में लाश मिलने से सनसनी, पुलिस की पूरी जांच पड़ताल जारी है। सुधीर जायसवाल जुड़ गए इस खबर पर, प्रतापगढ़ से संवाददाता। सुधीर, क्या ये पूरा मामला है, जानेंगे? जी, आपको बता दें पूरा मामला ये जेठवाड़ा थाना के कानूपुर गांव का बताया जा रहा है कि जहां पर शिवराम पटेल जो कि होमगार्ड है वो बाघराय में थाने में ड्यूटी के लिए निकला हुआ था। कल देर शाम वो निकला हुआ था। आज सुबह जब उसकी लाश मिली तो हड़कंप मच गया। वहीं आसपास
के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एडिशनल एसपी सीओ सदर भी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच की। हालांकि जो लाश आशंका है कि उसकी हत्या करके शव को फेंका गया, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सुधीर आपका। उधर जालौन में शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई और जिसके चलते दुकान पूरी जल गई। रिहायशी इलाके में आग लगने की घटना के बाद लोगों में भी काफी दहशत देखने को मिली। दुकान में लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। उरई कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे की घटना बताई जा रही। लाखों का सामान इस आग में जलकर पूरी तरह से जल गया। और वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, एमबीए फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। When you're hot, we'll cool you down on Cool Street. On Cool Street. On Cool Street. Ooh, I'm on Cool. Chill your bill. I'm on Cool. Chill your bill. It's number one when it comes to fun on Cool Street. Ooh, I'm on Cool. Chill your bill. I'm on Cool. Chill your bill. I'm on Cool. Chill your bill. अब पलक झपकते ही होगी डाउनलोडिंग कंप्लीट, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में है सिक्का ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। मात्र 499 रुपए पर मंथ में 100 MBPS अनलिमिटेड डेटा की स्पीड और फ्री अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स। आज ही बुक करें अपना सिक्का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। विजिट sikkanet.com। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की समूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए इंडिया गेट बासमती चुनिए सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे दिल्ली। सीएम धामी पहले प्राइवेट प्लेन से जाएंगे ओडिशा। चैत्र नवरात्रि तक हो सकते हैं बड़े फेरबदल। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खनूरी ने गिनाए विकास कार्य। कहा कोटद्वार में पिछले 3 सालों में 1000 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा पर दिया विवादित बयान। सपा सांसद के बयान पर भड़के साधु संत और क्षत्रिय समाज। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज ने सांसद का विरोध किया। धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने बड़ा बयान दिया। कहा धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल निराशाजनक है। कोटद्वार में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी। शातिर ठगों ने युवक से 30 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने एक महिला को झारखंड से गिरफ्तार किया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरें पहाड़ से कारू कर लेते हैं खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जाएंगे। सीएम धामी पहले प्राइवेट प्लेन से उड़ीसा जाएंगे। दोपहर में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। चैत्र नवरात्रि तक हो सकते हैं बड़े फेरबदल। तो देखिए, बताया जा रहा है कि चैत्र नवरात्रि तक बड़ा फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं और आज देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। इसके पहले बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेन से वो उड़ीसा जाएंगे। तो दोपहर में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और चैत्र नवरात्रि तक बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, क्या कुछ और अधिक जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है और क्योंकि ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री जो हैं वो नवरात्रों में अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं, तो ऐसे में उससे पहले जो है मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान से इस दौरान मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री को आज उड़ीसा में किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना है, तो मुख्यमंत्री आज पहले उड़ीसा जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में हो सकता है आज और कल उनका स्टे रहे। तो जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं उसको फिर से बल मिला है और माना जा रहा है कि चैत्र नवरात्र के दौरान जो है वो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध समेत कई मामलों को लेकर कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में है। महिला कांग्रेस 26 मार्च को सीएम आवास को घेरेगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के अनुसार ये कार्यक्रम महिलाएं करेंगी। बताया जा रहा है कि देखिए, महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस इसका विरोध करेगी। 20 मार्च को हम लोगों का मुख्यमंत्री आवास घेराव है। 12 बजे हम वहाँ पे कूच करेंगे और प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर जो बढ़ते अपराध हैं, अंकिता भंडारी के 3 साल हो गए, उसको न्याय नहीं मिला। महिला सुरक्षा और जो महिला आरक्षण मोदी गवर्नमेंट ने पास तो करा लेकिन उसको लागू नहीं करा, इन सब मुद्दों को लेके हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर। देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर महिला कांग्रेस ने आह्वान किया है और पूरे देश भर में कल जो है वो महिला अपराधों को लेकर जो है महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास या राजभवन घेराव करेगी। तो देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी जो महिला कांग्रेस है वो ज्योति रौतेला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेगी। और चाहे अंकिता भंडारी हो या फिर अन्य तमाम मामले जो उत्तराखंड में बलात्कार और तमाम हत्या के सामने आए हैं, उनको देखते हुए जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो इस मामले को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जो है वो मेन कांग्रेस या फिर किसी भी अनुषंगिक संगठन का जो है वो साथ नहीं लेगी, यानी खुद के दम पर कल मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश रहेगी महिला कांग्रेस की। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी भीड़ और कितना वहां पर लोगों का आना कितना संभव होगा और कितनी मजबूत जो है वो महिला कांग्रेस दिखेगी। लेकिन कुल मिलाकर कल उनका प्रदर्शन रहेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही मुश्किल है। मजदूर बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुट गए हैं। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता विनय चिगवाड़ ने ये जानकारी दी है। 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ साफ कर रास्ता तैयार हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता विनय चिगवाड़ ने इसकी जानकारी दी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही कि देखिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मजदूर जो है बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुट गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए,
तो मजदूर देखिए बर्फ काटकर रास्ता बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आवाजाही की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाया जा रहा है। और पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, रास्तों को लेकर देखिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में मजदूर जो है बर्फ काटकर रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बहुत ही जल्द ही जो है चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो तमाम केदारनाथ क्षेत्र जो है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं उनको क्लियर किया जाना है। इसके अलावा वहाँ पर जो जो निर्माण कार्य किए जाने हैं चारधाम से पहले वो भी किए जाने हैं। तो उससे पहले सड़क तो चाहिए ही वहां तक, मशीनरी और ये तमाम जाने के। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा पूरा बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिसके चलते जो है लोगों का जाना मुश्किल हो रहा है। ये 14 दिन में अभी तक जो है वो काफी हद तक बर्फ हटाई गई है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम का। मौसम कब करवट बदले और फिर से ये जो रास्ते हैं वो फिर से बर्फ की चपेट में आ जाए। तो कुल मिलाकर तैयारी की जा रही है, लेकिन बर्फ जो है और मौसम जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक बता दें कि प्रदेश के 136 अवैध मदरसे सील कर दिए गए। वहीं अब मदरसों की फंडिंग की भी गहन जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। वहीं एक और जहां सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने की भी अब तैयारी चल रही है। अवैध मजारे, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर सब कुछ बन पाएंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम खाली हटा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो लोग समझें। हमारी भावना मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की है। जो उनकी अपीजमेंट के नाम पे कहीं एक कमरे के अंदर 20-20 बच्चे रखे हुए हैं, तो अब अगर इस तरह का व्यवस्था बच्चों के साथ होगी तो बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश, जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और अवैध मदरसों के जो संचालन हो रहा है उनका जब उनको बंद किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो उनकी राजनीति है वो उनके अंदर से झलक रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हरीश रावत जी, जो हमारी देवभूमि है, जिसको देवभूमि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका देवत्व बना रहे, वो नहीं चाहते। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। इसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं। तो फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। सेकंड फ्लोर पूर्व में भी हाँ, पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। कितना पोर्शन सील हुआ है? ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया। चलिए आगे बढ़ते खबर हरिद्वार से, जहां पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है।
मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके डीएनए में फर्क है कि कौन से हैं। सवाल उठता है, समाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुटाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहाँ भी ये दिखाई दे इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। देखिए, जो सपा के सांसद हैं उन्होंने जो औरंगजेब की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। और आगे बढ़ते चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग एक्टिव चारधाम रूट पर बढ़ाई जाएगी डॉक्टर्स की तैनाती। टीचवी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्परा ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य में पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। 1200 स्वास्थ्य कर्मियों के इस रूट पर तैनाती की जाएगी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। तो चारधाम यात्रा को लेकर देखिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी, स्वास्थ्य में पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरुआत हो रही है इसकी। भी हम लोगों ने नामित कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको बाहरी जिले से भी हम डॉक्टर्स मंगाते हैं, कुछ हम मेडिकल कॉलेज से मंगा रहे हैं और कुछ इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने जो डिमांड करी है अराउंड 25-30 के अराउंड कि हमको विशेषज्ञ वो भी दें, जैसे फिजिशियन है या सर्जन है, ऑर्थो है और गायनी। तो 4 स्पेशलिस्ट की डिमांड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई है बात, तो शायद वो भी हमें देंगे। तो इस तरह से हमारे जो टोटल हमारे इस चारधाम के रूट में जो हमारे कुछ तो ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ हमारे जो चारधाम के 3 डिस्ट्रिक्ट। तो ट्रांजिट में हमारे जैसे हरिद्वार से स्टार्ट होते हैं, तो हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी है, पौध, तो ये हमारे ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। खबर कोटद्वार से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी का कहना है कि एक विधायक के तौर पर उन्होंने कोटद्वार में पिछले 3 सालों में 1000 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत कराए। विकास कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। करीबन 1000 करोड़ के करीबन हम लोग यहाँ पर फंड लेकर आए हैं। उसमें चाहे पानी हो, चाहे सुरक्षा दीवार हो, सड़क हो, पुल हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी को एक ऑल राउंड हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम कोटद्वार में विकास ला सकें। खबर कोटद्वार से, जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। शातिर ठगों ने युवक से 30 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने ठगी में शामिल एक महिला को झारखंड से दबोचा है। ठगी के मामले में अन्य 3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। देखिए, शातिर ठगों ने युवक से 30 लाख रुपए की ठगी की। नौकरी दिलाने के नाम पर ये बड़ी ठगी की गई है। खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर शातिर ठगों ने युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की है। तो पुलिस ने ठगी में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा उनके साथ सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसकी शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए ये पाया गया कि ये गैंग है जो कि देश भर में भिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी और रेलवे इत्यादि में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। हमारे द्वारा कुल 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस महिला अभियुक्ता को हमारी टीम के द्वारा धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया है और आज पौड़ी लाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
तो ठगी में शामिल महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पहले 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। खबर कोटद्वार से, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने बड़ी ठगी की है। 30 लाख रुपए की ये ठगी की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसमें शामिल एक महिला को झारखंड से दबोचा गया, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया और धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ और कहा है। सरकार के 3 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 3 साल खस्ते हाल के रूप में जनता के सामने आए हैं। पहला खस्ता हाल तो ये हुआ कि जो धामी सरकार भू अध्यादेश कानून, सख्त कानून बनाने की बात कर रही है, तो पहला जो खस्ता हाल है वो लंगड़ा भू अध्यादेश कानून लागू करना। खबर देहरादून से, जहां पर देखिए 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अभी तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को धामों में जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनता को भी सजग रहने के लिए कहा गया है। वहीं आगे कहा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें अपील के माध्यम से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति यात्रा पर न जा सके। देखिए, हम सबको अवेयर कर रहे हैं और अभी जैसा मैंने पहले ही बताया कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग आयुक्त गढ़वाल महोदय के उपस्थिति में ये हुई थी और उसमें सारे डिसीजंस ले लिए गए कि जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सबको ये हिदायत दे दी गई कि जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन या तो अनिवार्य रूप से ये ऑनलाइन कर लें या ऑफलाइन कर लें। विदाउट अगर इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन पे अगर 2 या 3 लोग अगर सफ़र करते हैं तो इसको सख्ती से इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम इसको पालन में लाके उचित कार्रवाई करेंगे। और अब खबर देहरादून से, जहां पर सूर्यकांत धस्माना के उपाध्यक्ष संगठन बनते ही प्रीतम सिंह के करीबियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। बता दें कि जैसे ही नियुक्ति की खबर आई उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोहरा ने सोशल मीडिया पर इशारों पर धस्माना पर निशाना साधा, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस अभी मुझे ऑफिशियली मिला नहीं है और मैं कांग्रेस का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए 25 साल से खून पसीना बहाया, एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ पंजाबी समाज का। मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश है प्रेमनगर में। उसके बाद 40 साल बाद ऐसे अवार्ड 2 बार जीत के दिए हैं जो भाजपा का गढ़ है, माननीय हरबंस कपूर जी का। और जो प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी नहीं हूँ, पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके AICC अप्रूव्ड जो भी पदाधिकारी होते थे उसमें मैं रहा हूँ। और सारा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कांग्रेस प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर देखिए पोस्ट कर जमकर निशाना साधा है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, सीधे तौर पर जो है वो जैसे ही सूर्यकांत धस्माना का कोई नियुक्ति हुई और उसके बाद एक पूरा का पूरा कांग्रेस का जो खेमा है वो उनके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। और जिस तरीके से प्रवक्ता जो हैं दीप बोहरा, उनको नोटिस पार्टी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया में संकेतों के और इशारों में जो है सूर्यकांत धस्माना पर निशाना साधा था और जिसको देखते हुए पार्टी नेताओं ने और पार्टी आलाकमान ने और कांग्रेस ने उनको 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, MBA फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। प्रधानमंत्री